दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज सॉल्व करेंगे एनडीवीसी का पिछला पेपर पार्ट नंबर 150 और इससे पहले 149 पार्ट्स करवा चुके हैं और आज इस पार्ट को मिला करके 150 पार्ट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपने पिछले सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है, वहां से आप देख सकते हो। यह पहले पार्ट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे लास्ट तक दे दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हो। आज हम कवर करेंगे व्याख्या सहित से क्वेश्चंस और अगर कोई चित्र दिखाने वाला है तो भी हम उसकी बात करेंगे और करंट अफेयर का अपडेटेड क्वेश्चन हम समझेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पुराना था करंट अफेयर का तो उसको अपडेट करके 2024 और 25 के हिसाब से बताएंगे ताकि आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती चली जाए। ट्रिक के साथ सोल्यूशन भी देखेंगे। दोस्तों चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक सीरीज दे के रखी है और इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या फिल करेंगे। तो पहले जब कभी आए तो आप गैप देखा करो। जैसे देखो 3 और 1 यानी कि 3 से 4 हो गया तो 1 जोड़ा गया होगा, फिर 4 से हो गया 7 यानी कि 3 जोड़ा गया, फिर 7 से 12 यानी कि 5। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि दो दो बढ़ाकर जोड़ रहे हैं। यहाँ पर 7 जोड़ा गया होगा, फिर यहाँ पर 9 जोड़ा गया होगा, फिर यहाँ पर आप बताओ कितना जोड़ा जाएगा। तो आप कहेंगे 11। क्यों? क्योंकि दो दो छोड़ कर देख रहे हैं। यहाँ से देख लो गैप को 1 3 5 7 9 आगे 11 आएगा। तो बस आप 28 में से 11 जोड़ दीजिए तो 28 ही हो गया, 11 इधर जोड़ दीजिए तो 9 3 यानी कि 39 आ जाएगा। ऑप्शन तीसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों अमर्त्य सेन को, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनको कब मिला था? ये मिला था 1998 में। याद रखना क्योंकि हो सकता है अगली बार आपसे सन भी पूछ लिया जाए। सुकुमार सेन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ये कब रहे हैं? 1950 से लेकर के 1958 के बीच में ये रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। और जब कभी रेलवे का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब उसमें पहला सर्वप्रथम वर्ड दे दिया जाता है, इसलिए तो इस सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, याद रखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वहीं पर देखो जयप्रकाश नारायण जो हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। इनको हम संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण ही रहे हैं और संपूर्ण क्रांति की इन्होंने उद्घोषणा करी है। वही दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लो कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, इनको जानते हैं। और इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो ये था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक नाम था, ये भी याद रखना क्योंकि राजनीतिक गुरु। अब आपसे मैं ये पूछता हूँ कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग बताना क्योंकि पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। पार्ट मुझे याद नहीं है लेकिन बताया है। जो लगातार हमारे व्यूअर्स होंगे उन्हें पता भी होगा। तो आप लोग जरा बताओ कि राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी के? मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? तो देखो कई बार ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में भी पूछ लेता है। तो मृगनयनी का जो महल है वो है दोस्तों ग्वालियर में, ऑप्शन चौथा ही। ठीक है, एमपी में। और देखो जयपुर तो आप जानते होंगे राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर और यहाँ का एक फेमस है हवा महल, आपने नाम सुना होगा। तो हवा महल फेमस है जयपुर का। वहीं जबलपुर में देखो दोस्तों, जबलपुर भी एमपी में पड़ता है और एमपी में यहाँ जबलपुर में फेमस क्या है? मदन महल किला है एक। ठीक है, याद रखना क्योंकि हालांकि इसे कम लोग जानते होंगे लेकिन वहाँ के जो आसपास के लोग होंगे वो जानते होंगे। तो मदन महल वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में। वहीं पर भोपाल में देखो एक किला है गिन्नौरगढ़, नाम जानते होंगे आप लोग। तो गिन्नौरगढ़ का किला भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, गिन्नौरगढ़ का किला, तो आप लोग याद रखना भोपाल में। अगला क्वेश्चन, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश। तो ये होता है दोस्तों ऑक्सीजन की पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो बड़ा धमाकेदार लग रहा है, पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मानों का अनुपात 3:4 है। आयत की लंबाई ज्ञात करिए। यानी कि अनुपात अगर हम देखते हैं कि अगर आयत की लंबाई 2 है तो चौड़ाई उसकी 1 है, यानी कि उसके आधा है चौड़ाई।
और परिमाप आयत का दे के रखा है 3 और क्षेत्रफल दे के रखा है 4, लेकिन अनुपात में दिया है। तो बस हमें ठीक वैसे ही करता जाना है। जैसे देखो यहाँ पर ये है एक आयत, ठीक है। अब आयत में अगर इसकी लंबाई 1 है अनुपात में, तो चौड़ाई माफ़ कीजिएगा, चौड़ाई अगर 1 है तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2, ठीक है। अब आप बताओ इस पूरे का अगर हमें परिमाप निकालना होगा तो ये पूरी लंबाई जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए होता है 2l प्लस का b, ठीक है। l दिया है 2 और b दिया है यानी कि 1 दिया है। और वहीं पर क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो हम कहेंगे l इंटू में p, यानी कि लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है। इसी फार्मूले से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले आयत का परिमाप है, तो परिमाप क्या होता है 2l प्लस b, तो मैं लिख देता हूँ 2l का मतलब है 2x और b का मतलब है 1x, यानी कि x लिख देता हूँ। ये हो गया परिमाप, ठीक है। बटे में इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है l इंटू में b, l का मतलब है 2x और b का मतलब होता है 1x, बराबर में परिमाप कितना दे के रखा है 3 और क्षेत्रफल नीचे 4, तो 4। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से देखो 2 से 2 तो कट गया, ठीक है। और इसके बाद आगे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस x यानी कि 3x, और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर बराबर में 3/4। तो देखो x से एक x कट गया, 3 से एक 3 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर 4, तो लिखेंगे x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब पूछा क्या था कि आयत की लंबाई, तो लंबाई आप बताओ अनुपात में कितनी थी, 2 थी, तो x की वैल्यू 4 आ गई है, तो 2 का मतलब क्या हुआ 2x हमने माना था ना इसकी लंबाई, ये 2x, तो बस 2 और x की जगह में 4 रख दो, तो 2 चौके 8 यानी कि 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन, एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या का 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। देखो इन क्वेश्चंस में कुछ होता नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और अगर आपने प्रैक्टिस करी तो आराम से आप कर लोगे। चाहे देखो मान लो कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या है हमारी y, तो बस यहीं से खेल शुरू कर रहा है कि एक संख्या का, मान लो पहली संख्या का 3%, तो मैं कहता हूँ 3% जो है उसको हम क्या लिख सकते हो, 3/100, और x का 3% तो x इंटू में लगा दो, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो मैं इसको हटा करके डायरेक्ट अब यहाँ से सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x/100%, नीचे आता है, योग बताना है तो प्लस लगा दो, दूसरी संख्या यानी कि 2y और परसेंट है तो नीचे आ जाएगा 100, बराबर में देखो यहाँ पर आ जाएगा पहली संख्या का 3% यानी कि 3x/100 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा दूसरी संख्या का 5% यानी कि 5y, क्योंकि दूसरी संख्या y है, और बटे में 100। इसका दोस्तों ये कह रहा है 3/4 है, का योग तो कर दिया 3/4, तो इंटू में 3/4 लिख दीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका फटाक से आ जाएगा। सॉल्व आपको नहीं करना, नीचे 100 है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ो, ऊपर वाला जोड़ लो, तो हो जाएगा 3x प्लस का 2y, ठीक है, अपान में 100 ये लिखेंगे, बराबर में हो जाएगा 3x प्लस का 5y, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर क्या 100 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा वो 3/4 रहेगा। अब देखो ये 100 से ये 100 आप हटा दो, ठीक है। अब आगे इसको इधर भेज दो, 4 को इधर, तो हो जाएगा 4 और ये 3x प्लस का 2y बराबर में आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 और ये बचेगा 3x प्लस का 5y, तो ये हो जाएगा 5y प्लस का। यहाँ से अब मल्टीप्लाई आप करा दो, तो 4 3 12x प्लस का 4 दूनी 8y बराबर में 9x प्लस का 3 5 15, तो यहाँ पर लिख दो 15y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक एक क्या होती है कि आप यहाँ से x और y की वैल्यू रख दो, अगर आप और भी आसान करना चाहते हो ना तो x y की वैल्यू रख दो। x जगह में पहले देखो ऑप्शन से पहले से x जगह में 3 रखो और y की जगह में 5 रखो। अगर ये इक्वेशन बराबर में ये इक्वेशन के हो रहा है तो बस उसी ऑप्शन को टिक कर दो आप, ठीक है। आप नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे कर लो जैसे मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो देखो 9x इधर आएगा तो 12 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 3x, बराबर में 15 में से 8 गया तो बचेगा 7y। तो x y की वैल्यू बतानी है तो x अपान में y आ जाएगा, मतलब 7 और 3 इधर चला जाएगा तो 3।
तो अब x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, यानी कि 7:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो। इसको समझते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से आपको कैसे करना है एग्जाम हॉल में। ये तो मैंने बेसिक बताया था। शॉर्ट ट्रिक में देखो ऐसे करेंगे, पहली संख्या मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम इस ऑप्शन को कहते हैं कि सही होगा, तो x जगह में 3 रखना है, तो 3x किया था तो 3 × 3 9 हो जाएगा, प्लस का दूसरा संख्या 5, तो 5 दूनी 10, तो 10 बटे में नीचे आएगा 100। ठीक है, बराबर में दूसरा वाला क्या कह रहा है, पहली संख्या का 3, 3 × 3 = 9, तो 9 प्लस का दूसरा वाला 5, 5 × 25, तो हो जाएगा 25 बटे में 100। तो ये 9 × 10 = 19 बटे 100 हो गया, और यहाँ पर 25 9 आ जाएगा कितना, 34 बटे में 100। लेकिन कह रहा था इसका 3/4 है, तो 3/4 करिए, तो क्या ये वाला इक्वल टू ये वाला हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। इसे आप दूसरा ऑप्शन लेके कर लो, तो दूसरे में क्या करोगे, मान लो कि ये सही लेते हैं, तो 3 × 7 3 × 21 प्लस का 2 × 3 6 बटे में 100 आएगा, बराबर में पहली संख्या का 3, तो पहली संख्या 7, 7 × 3 21 प्लस का 5 × 3 15, तो 15 बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 21 6 हो जाता है 27 बटे में 100, बराबर में 15, और ये हो जाएगा 36 बटे में 100, ये 36 लिखा हुआ यहाँ पर, और गुणे में इसका कह रहा था 3/4, तो 3/4 कर दीजिए, काटिए इसको, 4 × 4 4 नहीं 36 हो जाता है, तो ये 27 बटे में 100 था, लिखा रहने दो, बराबर में 3 × 27, देखो 9 × 3, तो 9 × 3 = 27 बटे में 100 ये आ जाएगा। तो देखो दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे करना है आपको। ठीक है, यदि a बराबर 2/3b और b बराबर 1/3c है, तो a, b और c अनुपात में बताना है क्या हो जाएगा। तो ठीक है भाई, देखते हैं पहले। तो या तो देखो, अगर आप ऑप्शन से ले रहे हो तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे ए बी सी का मतलब क्या हुआ कि पहला ऑप्शन में a होगा, फिर b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू। मान लो ऑप्शन आप पहला लेते हो, पहले a, b और c है, तो इसी को उठा लो। a इक्वल क्या लिखा है, 2/3b लिखा हुआ है, तो a की जगह में हमें 2 रखना है, तो लिख दो 2 बराबर में 2/3, और b की जगह में क्या रखना है 3, तो यहाँ रख दो 3, तो देखो ये कट गया, तो 2 बराबर में 2 आ गया, ये तो ठीक है। अगला भी इससे देखो सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, तो b की जगह में 3 रखना है, तो रखिए 3 बराबर में 1/3, और गुणे में c की वैल्यू क्या है 9, तो 3 × 3 3 × 3 = 9, तो देखो 3 बराबर में 3 आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, पहला ही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो शॉर्ट ट्रिक से हम इस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप देख सकते हो, b बराबर में क्या है 1/3 और c। तो देखो मान लो हम इस ऑप्शन को लेके चेक करते हैं, तो b की वैल्यू क्या रखना है, ये हो गई a की वैल्यू, ये b की और ये c की, तो b बराबर 3 रखो, बराबर 3 1/3 इंटू में c की वैल्यू क्या 9 रखना है, तो आप यहाँ पर रखेंगे 9, 3 × 3 3 × 3 = 9, तो 3 बराबर 3 तो यहाँ हो रहा है, लेकिन अब इसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो ए बी सी रख दो, तो a की जगह में 1 बराबर में 2/3, और गुणे में b की वैल्यू क्या रखना है 3 रखना है, 3 से 3 काटो तो 1 बराबर 2 आ रहा है, जबकि पूरी तरह से गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बस ऐसे ही करना, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, कथन कह रहा है सभी कारें खाद्य सामग्रियां हैं। तो जब सभी वर्ड आ जाता है तो आप 2 गोले बनाओ, एक गोले बड़ा सा और एक गोला उसके अंदर बना दो। तो जिसके साथ सभी वर्ड लगा हो उसको अंदर रखना है। जैसे सभी कारें, तो कार को मैं सी लिख देता हूँ, और खाद्य सामग्रियाँ को मैं के लिख देता हूँ। ठीक है, खाद्य सामग्रियाँ, या KS मान लो खाद्य सामग्रियाँ। अगला कह रहा है सभी गीज़र खाद्य सामग्रियाँ हैं। तो जितने भी गीज़र हैं सब खाद्य सामग्रियाँ हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी एक गोला बनेगा, इस टाइप से गोला बनेगा। ये क्या है, गीज़र है, तो गीज़र को मैं जी लिख देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष कराए कुछ कारें गीज़र हैं, तो कुछ कारें गीज़र हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ सी जी में टच हो रहा है, तो यहाँ तो नहीं टच हो रहा, तो हो सकता है कि टच हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो हमारा मन था कि नहीं टच करें, तो नहीं टच किया। तो इसका मतलब 2 कंडीशन हो सकती हैं कि टच हो सकता है और टच नहीं भी हो सकता, तो उसको हमेशा आप गलत ही मानोगे। ठीक है, अगला है कुछ गीज़र कारें हैं। तो कह रहा है कि कुछ गीज़र जो हैं वो कारें हैं, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, दोनों कोई सही नहीं है। तो हम कहेंगे ना तो फर्स्ट निष्कर्ष और ना ही सेकंड कथन
पालन करते हैं। ऑप्शन दूसरा। क्वेश्चन है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? यानी कि जब हम कोई चीज़ कॉपी कर लेते हैं, उसको पेस्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+V दबाते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, इसमें Ctrl+C करते हैं हम कॉपी करने के लिए। जब कोई चीज़ को कॉपी करते हैं तो वहाँ पर Ctrl+C करते हैं, और उसी कॉपी को जो पेस्ट करते हैं तो Ctrl+V करते हैं। वहीं पर अगर Ctrl+X करते हैं तो इसका मतलब है कोई चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप डिलीट भी याद रखना। वहीं पर Ctrl+P, तो Ctrl+P जो होता है वो प्रिंट करने के लिए होता है। यानी कि अगर हम प्रिंट करते हैं तो Ctrl+P दबाते हैं। मैंने आपको सारे शॉर्टकट कीज बता दिए, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको याद करके रख सकते हो, कॉपी में आप इसको नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग डैश होता है, यानी कि कितना होता है? तो औसत वजन की बात हो रही है। ये वयस्क जो व्यक्ति होगा उसका औसत वजन होता है 300 ग्राम, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों देखो फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल के हार्ट का जो वेट होता है वो होता है 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम के बीच में। ठीक है, वहीं अगर मेल की बात करें तो मेल यानी कि पुरुष का होता है 300 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम के बीच में। वहीं पर औसत कह दिया है तो हमें 300 लगाना है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट आंसर है। आप लोग बताओ कि मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर्स होते हैं, यानी कि कुल कितने कक्ष होते हैं, ये बताना है आपको। इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो ये किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 72 डिग्री है तो उसका अंतः कोण ज्ञात करिए। तो देखो हमें पता है दोस्तों कि बहिष्कोण यानी कि बाहरी कोण और अंतः कोण यानी कि अंदर वाले कोण, दोनों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी कि अगर हम ये मान लेते हैं कि अंतः कोण ये है x और y कोण हमें दिया है 72, तो कहेंगे 72 बराबर में 180 डिग्री। जैसे देखो कि मान लो कोई भी कोण मान लो ऐसे ऐसे करके, तो ये कोण प्लस ये कोण दोनों कितना होगा, 180 का होगा। तो ऐसे ही हमें करना है यहाँ पर, तो टोटल 180 हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू निकालना है तो 180 माइनस का 72 हो जाएगा। तो देखो इसमें से कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 और 7 में 7 गया तो 0 और ये 108 आ जाएगा। तो बस ऑप्शन तीसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो, ये आ चुका है पहले भी कई बार। तो ये पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 को गाया गया था। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें लड़कियों और लड़कों की संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि 5 लड़के कक्षा से बाहर निकल जाते हैं यानी कि चले जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा? तो पहले देखो, जैसे मान लो कि ये हैं बॉयज़, पहले गर्ल्स है तो आप गर्ल्स लिख लो, ये गर्ल्स हैं और ये हैं यहाँ पर बॉयज़। ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स का अनुपात कितना है 5 और बॉयज़ का दे के रखा है 7, यानी कि 5 लड़कियाँ हैं तो 7 लड़के हैं। यहाँ पर 7 यहाँ पर लड़के हैं। अब देखो यहाँ पर टोटल 60 हैं, हमारे हिसाब से कितने हैं, 7 5 12, तो हम कहेंगे एक की वैल्यू 12, हमारे हिसाब से 12, क्वेश्चन के हिसाब से 60, तो एक की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 60 बटे में 12, यानी कि 12 पंचे 60, तो एक की वैल्यू 5। पूछा क्या है कि यदि 5 लड़के चले जाएं, तो पहले ये देखो टोटल हैं कितने, तो 5, एक की वैल्यू 5, तो यहाँ 5 से गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ 5 से गुणा कराओगे तो 5 सते 35, यानी कि 35 लड़कियां हैं और 35 बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं कितनी, 25 हैं। 5 लड़के चले जाते हैं तो बॉयज़ चले गए 35 में से 5, यानी कि 30 बचे। तो लड़कियां तो 25 पहले से थीं और लड़के कितने हो गए, अब 30 हो गए। तो इसको काट दो, 5 6 30 और 5 25, यानी कि 5:6 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जाता है, देखो यहाँ पर अनुपात पूछा है लड़कों और लड़कियों का, कंफ्यूज नहीं होना। तो लड़के कितने हैं, तो लड़के यहाँ पर 6 और लड़कियाँ कितनी हैं 5, तो बस 6:5 हो जाएगा। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये था दोस्तों अपोलो 11, यानी कि ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताओ कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, ये बताना है आपको। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था?
ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं इसका। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो एक लाइक भी कर दिया करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि और नई नई वीडियोज़ आपके लिए ला पाएँ और अच्छे से अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करा पाएँ। क्वेश्चन है, देखो इसमें है पैटर्न कुछ इस प्रकार का और यहाँ पर फिल करना है कि क्या आएगा। तो पहले हम इन पैटर्न्स को समझते हैं। तो आप देखो 34 और 16 जोड़ो कितना होता है, तो आप कहेंगे 34 और 16, 6 4 10, 3 1 4 और 1 5 यानी कि 50 होता है। वहीं 22 और 28 को आप जोड़ो तो ये 28 और 22, 8 2 10, 2 दूनी 4 1 5 यानी कि 50। ठीक है, यानी कि इसका योग भी 50 आ रहा है और इसका योग भी 50 आ रहा है। तो बाकी वाला भी देखो, तो इसमें देखो 18 और 32, तो 32 और 18, तो 8 2 10, 3 1 4 1 5 50 आ रहा है। यहाँ पर 30 20 50, तो यानी कि 50 आ रहा है। तो अब जैसे इनको हम ऐड करेंगे तो जैसे यहाँ पर भी देखो ये हो जाएगा 32 और 18, तो 8 2 10, 3 1 4 1 5 यानी कि 50 हो जाएगा। अब इसको भी हमें 50 करना है, तो 25 तो पहले से लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ दें कि 50 हो जाए, तो आप कहेंगे 25, क्योंकि 25 और 25 हो जाता है 50। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। तो ये देखो कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं महारत्न से, और यहाँ पर पिछली बार शायद आया था कुछ महारत्न से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन, याद नहीं है लेकिन महारत्न से संबंधित आया था। तो ये कंफर्म नहीं है कि रिपीटेड था, लेकिन महारत्न वाला क्वेश्चन था। तो इसमें से महारत्न कंपनी देखो IOCL भी है, बेहेल भी है और गेल भी है, केवल MTNL नहीं है, महारत्न में नहीं आती। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला है नृत्य शैली चेडी, देखो इसमें चेडी भी लिखा रहता है और चेरी भी लिखा रहता है, कि उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो ये हुई है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन तीसरा ही करेक्ट आंसर है। अगला है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, इसका मतलब कि जैसे मान लो कि कोई एक ये आयत है, तो उसकी अगर लंबाई यहाँ पर हम मान लेते हैं चौड़ाई से 2 मीटर ज़्यादा है, तो चौड़ाई अगर हम मान लेते हैं x, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी x प्लस का 2, यानी कि 2 ज़्यादा है। ठीक है, और आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है 2l प्लस का b, और दे के कितना रखा है, परिमाप 20 दे के रखा है। ठीक है, तो पहली बात तो 2 से ये काट दो, तो l और b कितना हो जाएगा, l का मतलब x प्लस 2, तो x प्लस का 2 और प्लस का ये वाला x यानी कि चौड़ाई बराबर में हो जाएगा 10, तो x 2x हो जाएंगे। यहाँ पर बराबर में ये 2 उधर जाएगा, तो 10 माइनस 2 यानी कि 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी 8 भागे 2 यानी कि 2 चौक 8, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4, पूछा क्या था यहाँ पर, क्षेत्रफल बताना है। तो अब हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गई, तो आप x की वैल्यू केवल याद रखो 4 आई है। ठीक है, यहाँ से लंबा देखते हैं। ठीक है, अब x पे 4 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 और 4 2 6, तो ये हो जाएगा 6। अब ये क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है l इंटू में b, l मतलब 6 और b मतलब होता है 4, यानी कि वृत्त इसकी चौड़ाई, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इसको शॉर्ट तरीके से और आप कैसे कर सकते थे, इसको जैसे मान लो परिमाप दिया था, तो परिमाप का आप आधा कर लो, कितना हो जाएगा 20 दिया है, तो आधा मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा जैसे 10, तो 10 का मतलब है लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग 10 दे के रखा है। पर देखो अब इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग 10 होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर हम ये कह दें कि 5 लंबाई 5 चौड़ाई, तो वो तो परिमाप हुआ नहीं, ये आयत तो हुआ नहीं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती तो वर्ग होता है। इसका मतलब हम एक भुजा मान लेते हैं, लंबाई 6 और दूसरी वाली को 4, तो 6 4 10 हो रहा है, और इसका क्षेत्रफल निकालो तो 6 चौक 24 हो रहा है। तो ऐसे करके भी आप कर सकते थे, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सुनीता सोहन की बहन है, रमेश राकेश का पिता है, सोहन राकेश का बेटा है। जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे ही संबंध बनाते जाते हैं। तो जो सुनीता है सोहन की बहन है, तो सुनीता को मैं S लिख देता हूँ, यानी कि माइनस किसकी बहन है, सोहन की, तो सोहन को मैं SO लिख देता हूँ, प्लस क्योंकि ये मेल है। रमेश जो है राकेश का पिता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास रमेश राकेश कुछ भी नहीं दिया है,
ठीक है, यहाँ कहाँ है, कुछ नहीं है ना, तो अभी इसको छोड़ो, ये कोटेशन यहाँ से यहाँ तक। अगला कह रहा है सोहन राकेश का बेटा है, तो सोहन जो है ये वाला, राकेश का बेटा, तो राकेश कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो राकेश प्लस, क्योंकि राकेश इनके पिता हैं, किसके, सोहन के, और ये जो सुनीता है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है ना आपस में, ये और ये, तो इसलिए इन दोनों की आर की संतानें दोनों हैं, एस और एसओ। आगे कह रहा है रमेश, पीछे फिर से आओ, तो रमेश राकेश का पिता है, रमेश जो दिया है वो राकेश का भी पिता है, तो ये रमेश जो है यानी कि इसके भी पिता कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखो राकेश को आर के लिख दो और रमेश को आर एम लिख दो, ठीक है। अब बताओ यहाँ से पूछा क्या गया है, रमेश का सुनीता से क्या संबंध है, सुनीता कौन है, ये है, तो देखो रमेश ये है, तो इसका रमेश का बेटा ये और बेटे का भी बेटा, तो मतलब आपके बेटे का बेटा या आपके बेटे की बेटी क्यों क्या लगेगी, तो आप कहेंगे कि आप उसके क्या लगोगे, पूछा गया था सुनीता से, सुनीता से का मतलब होता है जिसके साथ से लगा होता है उसका संबंध बताना है, तो सुनीता क्या बोलेगी इसको, आर एम यानी कि रमेश को क्या बोलेगी, तो देखो उसके पिताजी के पिताजी, तो आपके पिताजी के पिताजी कौन लगेंगे, आपके दादा ही तो लगेंगे, तो बस दादा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा, तो देखो 1/8 का 1/4 कह रहा है, यानी कि 1/8 का 1/4 यानी कि 1/4 कितना दिया है, 300 दिया है, पूछा कितना है 1/5 पूछा है, तो अगर हम 1 की वैल्यू निकाल लें तो बाकी की वैल्यू आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर 8 चौको 32, आप ऐसे कर लो 4 3 12, तो ये हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा 300 गुणे में 4 गुणे में 8, तो 4 3 12, तो 1200 गुणे में 8, तो 12 8 96, तो ये हो जाएगा 96 00, 1 की वैल्यू हो जाएगी 9600, ठीक है। अब 1/5 की वैल्यू बताना है, तो बस आप 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 बचा, तो ये हो जाएगा कितना 46, 5 45, 1 5 दूनी 10 यानी कि 1920 हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा कहाँ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला है। पुरातात्विक स्थल सरकोडा किस राज्य में स्थित है, तो ये है गुजरात, यानी कि ऑप्शन चौथा ही करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा दोस्तों कि किस टाइप से क्वेश्चंस को घुमा करके पूछ लेता है ये, जैसे पुरानी चीज़ें पूछ रहा है, जैसे सरकोडा किस राज्य में है, जैसे इसके पहले आपने देखा था पूछा था कोई एक किला था, ठीक है, तो ऐसे करके पूछता है। तो उन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा याद रखना, किसी राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनको से रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो उनको भी ज़रूर आप एक बार देख लीजिएगा। तो गुजरात इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कक्ष का रण कहाँ पर है, आप लोग ज़रा बताना अगर याद हो, क्योंकि ये ग्रुप डी में पूछा गया था, कक्ष का रण कहाँ पर स्थित है, जंगली गधों के लिए फेमस है वो, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे देखो सांड जो है, अगर वो आप उसको परेशान करेंगे कुछ करेंगे तो आप पर क्या कर देगा, हमला कर देगा, यानी कि चार्ज ले लेगा, एक्शन लेगा। वैसे ही तितली को अगर आप पकड़ेंगे तो क्या करेगी, डंक तो मारेगी नहीं, तो क्या करेगी, वो फड़फड़ाएगी। तो ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हमने 50 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो, यहाँ से भी प्लेलिस्ट से भी आप आसानी से देख सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हो पार्ट 1 से, तो पार्ट 1 की लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप सारे पार्ट्स देख पाओगे। या फिर आप विस्तार से देखना चाहते हो क्रम वाइज, तो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, हमने बना दिया है रेलवे ग्रुप डी पिछला पेपर और एनटीपीसी के लिए हमने बना दिया है एनटीपीसी पिछला पेपर, तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, सारे पार्ट्स हमने क्रम से लगा दिए हैं ताकि आपको परेशान ना होना पड़े और ढूंढना ना पड़े। और हमने एक सुविधा और आपके लिए बना दिया है कि किसी भी अगर हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, चाहे ग्रुप डी का पिछला पेपर हो या फिर एनटीपीसी का हो, उसका अगला पार्ट, जैसे मान लो आप पार्ट नंबर 120 देख रहे हो और आपको 121 चाहिए, तो आप 120 जैसे ही ख़त्म हो
आप डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो, 121 की लिंक दी होगी, वहीं से आप क्लिक करके अगला देख सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो 121 नंबर का शुरू हो जाएगा। या फिर एग्जाम्पल दिया है मैंने, केवल 20-21 नहीं है, सब में, यानी कि कोई भी वीडियो आप देख रहे हो उसका अगला पार्ट की लिंक उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं। अगला पार्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करो लिंक में, बस आगे का पार्ट शुरू हो जाएगा। फिर अगला चाहिए, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन देखो, क्लिक करो, ऐसे। यानी कि आपको बार बार ढूंढने नहीं जाना है, इसलिए हमने बना दिया है ताकि आपको सुविधा हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी का भी आप में से किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, तो आप लोग कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप में से कई सारे लोगों के कमेंट्स थे कि सर पेपर एनटीपीसी का कब तक हो सकता है। तो देखो, टेंटेटिव डेट दिया है, अभी फिक्स तो डेट नहीं कह सकते हो, क्योंकि रेलवे ने जो एक टेंटेटिव डेट दिया है कि अप्रैल और मई महीने में इसका पेपर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है थोड़ा और डिले हो जाए, क्योंकि जैसा डामाडोली इनकी स्थिति चल रही है, तो हो सकता है जून तक भी ये पहुंच जाए। तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल मई के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो अगले पार्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप क्लिक करिए। मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।